हेलो, वेलकम टू एमडीएम क्लासेस। हम बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर 4। नाउ वी आर ऑन टू चैप्टर नंबर 3। हमने सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और अगर आपको कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। 12 घंटे के अंदर अंदर आपको उसकी क्वेरी का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो विद द चैप्टर 3, अचीविंग सक्सेस एट वर्क। अचीविंग सक्सेस एट वर्क, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो हम क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसकी टेक्निक्स क्या होती है और उसकी डिफिकल्टीज क्या होती है एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए। फिर कंट्रोल देखने वाले हैं। कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन डिफरेंस देख चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। फीचर्स वो चीज़ें होती हैं जो होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स वो चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हो एक अच्छे सिस्टम में। फिर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल प्रोसेस, नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, ये हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग और डेफिनेशन दोनों चीज़ें ली हुई है। मीनिंग का मतलब होता है जो हम यूजुअली कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में जिस तरीके से उस चीज़ को समझते हैं उसे कहते हैं मीनिंग। और जो डिफाइंड और एक्सेप्टेड लैंग्वेज में किसी चीज़ को कहा जाता है, किसी एक्ट में कोई चीज़ डिफाइंड है, उस मीनिंग को, उस क्लियरली डिफाइंड और क्लियरली एक्सेप्टेड मीनिंग को हम डेफिनेशन कहते हैं। और जो नॉर्मल वर्ड्स में बात करी जाती है उसे हम कहते हैं मीनिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन काम करना, साथ में काम करना, एक पर्टिकुलर वे में काम करना जिससे कॉमननेस, एक सही डायरेक्शन, एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ काम हो, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग लोग काम करते हैं और उनका काम एक दूसरे से रिलेटेड होता है। सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट, और हर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए। इसीलिए जो कंट्रीब्यूशन है हर एक इंसान का, हर एक सिस्टम का, हर एक प्रोसेस का, हर एक ग्रुप का, हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का, वो मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैनेजर का टास्क है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिजनेस मैनेजमेंट। ये किसके लिए सब्जेक्ट है? एमबीएस के लिए सब्जेक्ट है। ये जो मैनेजर्स बनने वाले हैं उनके लिए सब्जेक्ट है। तो ये मैनेजर का काम है कि उसे अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाना है। उसके लिए जो जितने एफर्ट्स हैं एंटरप्राइज में उन सबको उसको हार्मोनाइज करना है एक कॉमन पर्पस की तरफ। और कॉमन पर्पस है जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल डिसाइड किया हुआ है उसकी तरफ। कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। क्या प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग काम है, अलग अलग एफर्ट्स हैं, वो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सेल वाला काम करेगा तो सेल वाले के लिए मटेरियल परचेस वाले की काम है, तो मटेरियल परचेस वाले के लिए अकाउंट्स वाले का काम है, अकाउंट्स वाले के लिए जो पैसे फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है उसका काम है। तो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इससे कोऑर्डिनेशन की नीड सिर्फ जॉब रिलेटेड नहीं है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी है। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो एक टीम स्पिरिट रहेगी, एक एटमॉस्फेयर बनेगा कोऑपरेशन का स्टाफ के अंदर। इसी और जब ऐसा रहेगा तभी वेस्टेज नहीं होगा, टाइम, एफर्ट और मनी का, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो पूरे होंगे। सारे डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी एक साथ लिंक टुगेदर होती हैं फॉर और टू एंश्योर स्मूथ एंड सक्सेसफुल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। टू एंश्योर स्मूथ एंड सक्सेसफुल फंक्शन, सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, स्मूथ फंक्शनिंग भी। अगर आप दिन रात लड़ रहे हो, सिर्फ छोटी छोटी बातों पे दिन रात लड़ रहे हो, भले ही आप सक्सेसफुल हो, तो कितना फ्रिक्शन रहेगा और किसी का उस वर्क एनवायरनमेंट में काम करने का मन करेगा? ऐसा नहीं होगा। तो स्मूथ एंड सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छा मैनेजर बनना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, लेकिन मुझे इन सब में से जॉर्ज आर केनेडी की सबसे अच्छी लगी डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन। ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन, सिर्फ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हो, ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हो ऑफ द एफर्ट्स टू प्रोवाइड प्रॉपर मेजर, टाइमिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन रिजल्टिंग इन हार्मोनियस यूनिफाइड एक्शंस टू अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। फिर से पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स, काय के लिए? टू प्रोवाइड प्रॉपर मेजर, टाइमिंग, डायरेक्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स इन हार्मोनियस यूनिफाइड एक्शन टू अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। मतलब जितने एफर्ट्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसे सिंक्रोनाइज करिए, उसे ऑर्डरली करिए। किसमें? प्रॉपर मेजर में, प्रॉपर टाइम पे, सही तरीके से, जिससे कि जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो पहले ही आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, इन सारे एक्शंस का हार्मोनियस यूनिफाइड एक्शन से वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। ठीक है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन लगी। बाकी सब में लिया है कि इंटीग्रेट होता है अलग अलग पार्ट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैनेजमेंट का काम है कि सबको हार्मोनाइज करना है, अलग अलग पीपल है, अलग अलग ग्रुप एफर्ट्स हैं, उन्हें ऑर्डरली अरेंज करना और यूनिफाई करना उनके एक्शंस को। लेकिन ये जो डेफिनेशन है बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी
फीचर्स क्या क्या रहते हैं कोऑर्डिनेशन के? फीचर्स का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीजें ऑलरेडी हैं। सबसे पहली बार कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समझाता हूं, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। उस पर कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अभी हमने ऊपर देखा, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इट इज unity of purpose, it is a very continuous process. coordination is an all pervasive function। ऑल परवेसिव फंक्शन भी बताता हूं। तो फीचर्स क्या हुआ है कि क्या क्या चीजें कोऑर्डिनेशन में होती हैं या कोऑर्डिनेशन किस तरह का होता है। सबसे पहली बात, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जितनी भी मैनेजरियल फंक्शन है उन्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती ही होती है। अगर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो मैनेजमेंट अच्छा हो ही नहीं सकता। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना एक तरीके से, और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है उसकी तरफ चलना। कोऑर्डिनेशन एक अलग फंक्शन नहीं होता है, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा मैं ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, समझो कितना जिंदगी में सीखने को मिल रहा है। अगर आपके जीवन में कोऑर्डिनेशन आ जाए, आपकी जिंदगी से लड़ाई खत्म हो जाए। सोच के देखिए, आगे बढ़ते हैं जीवन में। ओके, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे लगता है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, सभी को कोऑर्डिनेशन लगता है और ये हर एक लेवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये बार बार दिया गया है कि सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर को क्या सेल्स बढ़ानी है? नहीं। मैनेजर को क्या करना है? फाइनेंस बढ़ाना? नहीं। उसे कैपिटल देखना है कहां से आ रहा है, किस तरह से एलोकेट हो रहा है? नहीं। उसका काम है कि जो अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं उन सब के एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ डायरेक्ट करे और ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसे पूरा करे स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर। ऐसा नहीं कि लेट लतीफी करे। मैनेजर का काम यही है कि कोऑर्डिनेशन बिठाए सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। और आप कर रहे हैं एमबीए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जीवन में बहुत आगे जाना है एमबीए वालों, सुन लो। नो मैनेजर कैन रिफ्यूज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब ये अपने आप नहीं हो जाता है, इसे डेलिब्रेटली करना पड़ता है और एक डेलिब्रेटली करा जाता है। हर एक मैनेजर इसे करता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई केओस ना हो। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो इंडिविजुअल्स यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड काम नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज नहीं होंगी और ऑर्गेनाइजेशन जो अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा नहीं होगा। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव शायद पूरे हो जाएंगे लेकिन एज अ होल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, मतलब अगर कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट ग्रुप पे ही लगता है। सबसे पहली बात तो अगर कोई सिर्फ एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, सिर्फ अपना काम कर रहा है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन लगेगा कि बिल्कुल नहीं, जो मुझे करना है वो मैं कर दूंगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं, आपने कोई स्कूल में प्रोजेक्ट बनाया होगा और आपने उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी होगी, हो सकता है नहीं बांटी हो आपके प्रोजेक्ट में, आपके ग्रुप में किसी एक ने कर लिया और बाकी सबने क्रेडिट खा लिया हो, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप कभी हुआ हो जिसमें आपने भी कुछ काम किया हो, आपने कुछ काम किया हो, ड्राइंग बनाई हो कोई, तो स्कूल में, तो अलग अलग लोग अलग अलग पार्ट्स काम के बांटते हैं और फिर आखिरकार उन सबको असेंबल करते हैं या एक साथ लाते हैं और एक पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है। ओके, तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल का काम नहीं है, ग्रुप ही काम करता है, तो ये ग्रुप का एक्टिविटी है। और एक से ज्यादा लोग हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके होते हैं, उनकी बैकग्राउंड अलग रहती है, उनकी वर्किंग स्टाइल अलग रहती है। तो नीड क्या है यहाँ पे कि उन सब के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में डाल देना। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक ग्रुप एक्टिविटी, एक ग्रुप एफर्ट है और उस ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यूनिटी ऑफ पर्पस, ये बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन करना है तो सबसे जरूरी क्या है? आप कहेंगे मैनेजर सबसे जरूरी है। अरे मैनेजर जरूरी है, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन क्यों करेगा? कोऑर्डिनेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट के लिए कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तो जो पर्पस है वो रिजल्ट ही पर्पस हुआ। तो यूनिटी ऑफ पर्पस इज द सोल ऑफ कोऑर्डिनेशन विच कंसिस्ट ऑफ फिक्सिंग द टाइम, कितने टाइम में कंप्लीट करना है किसी टास्क को, किस तरीके से कंप्लीट करना है किसी एक्टिविटी को। जो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन है इज ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी इन एक्शन। जो एक्शन है उसमें यूनिटी क्रिएट करना ही कोऑर्डिनेशन का काम है। इट मींस जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है वो एक एफर्ट है टू क्रिएट यूनिटी इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की, उनमें यूनिटी क्रिएट करने को ही हम कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कहते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमेशा हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, हर एक स्टेप ऑफ मैनेजमेंट में चलता रहता है। बैलेंस एंड हार्मनी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक वक्त पे जरूरी होती है और उसे कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब ऐसा, इट इज परवेसिव का मतलब लिखा है स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट, मतलब किसी एक लेवल पे है ऐसा नहीं है, वो हर एक लेवल पे है, हर एक फैसेट में है। बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सभी में है, वो यूनिफॉर्मली है। तो ये परवेसिव नेचर का है। इट इज अ ट्रूथ, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। कोऑर्डिनेशन हर जगह है और उसकी जरूरत हर जगह पर है। नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक छोटी सी हिंदी में वो है मुहावरा, मेरी मम्मी बताती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। नाउ नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या है नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या जरूरत है कोऑर्डिनेशन की? कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, लोगों के कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज बढ़ता जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस,
इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, एम्पायर बिल्डिंग, ये एम्पायर बिल्डिंग थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, बताता हूँ। टीम वर्क, specialization, human nature, coordination makes optimum utilization of resources, coordination improves relations in an organization, coordination encourages team spirit। ठीक है, ये हमने 11 पॉइंट देखे। क्या आप रे आप सुन के इतना कठिन लगता है, पर बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सुनो, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, हर एक डिपार्टमेंट या डिवीजन जो होता है उसके खुद के गोल्स होते हैं। सिमिलरली हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसके खुद के गोल्स होते हैं, और वो इंडिविजुअल या वो ग्रुप अपने गोल की तरफ कमिटेड होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे ओवरलुक कर देता है। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है ताकि इन जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उन्हें हार्मोनाइज करा जा सके। ऐसा नहीं है कि आप उसके पर्सनल गोल को ओवर पावर कर दोगे, नहीं, उसकी पर्सनल गोल को इस तरीके से मोल्ड करवाओ उसके सबकॉन्शियस माइंड में कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा तभी तेरा पर्सनल गोल पूरा होगा। अगर तूने अपना जो काम तुझे दिया गया है वो तूने टाइम पे पूरा किया तभी जाके तुझे इंसेंटिव मिलेगा। इस तरह ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स को हार्मोनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ डेज जो स्केल ऑफ डूइंग बिजनेस वो बढ़ती जा रही है, स्केल बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ लोग जितने काम करते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। नंबर ऑफ लोग भले ही ना बढ़ रहे हो, नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, क्योंकि एआई आ गया है तो नंबर ऑफ पीपल कम हो गए, लेकिन जो एक्टिविटीज हैं, जो फैसेट्स है, जो साइज है ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, अलग अलग टाइप की डिमांड बढ़ रही है, नई नई टाइप की डिमांड आ रही है, और इंडियन इकोनॉमी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए हर एक पर्सन का अलग अलग इंटरेस्ट है, वे ऑफ वर्किंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन का नीड भी बढ़ रहा है। इन सभी लोगों को एक ग्रुप में आखिरकार आके काम करना पड़ेगा, और ये बहुत, इट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क टू मेक श्योर कि सब लोग एज अ ग्रुप काम करें। इसलिए कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए काम करते हैं, और इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल टाटा सॉल्ट छोड़ दो, टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है। छोटी छोटी कंपनीज मतलब एसबीयू, स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स हैं। स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट है, एक बिजनेस यूनिट है जो कार बनाता है, एक बिजनेस यूनिट जो स्टील प्रोसेसिंग दिखता है, एक बिजनेस यूनिट जो सिर्फ नमक बनाता है। तो इन बिजनेसेस में भी तो इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए ना, एक, नहीं तो ऐसा समझो एक ही बिजनेस है टाटा सॉल्ट का, उनका बिजनेस, और वो अलग अलग स्टेट्स में है, लेकिन किसी स्टेट में असेंबली होती है, किसी स्टेट में प्रोडक्शन होता है, किसी स्टेट में पैकेजिंग होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेट्स में होता है। तो ये सब भी तो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो जैसे जैसे ये इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा नीड बढ़ेगी कोऑर्डिनेशन की। ओके, क्योंकि एक भी गया तो दूसरा भी गया। यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग यूनिट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग यूनिट की बात हो रही है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन इकोनॉमी, कोऑर्डिनेशन जो है वो एफिशिएंसी लाता है, क्योंकि सारे एफर्ट्स बिकॉज इट इज एन एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन, अच्छे रिलेशन मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। तो अगर अच्छे रिलेशन रहेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, और सारे एफर्ट्स, लोगों के सारे एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ रहेंगे, तो एफिशिएंसी और इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। एम्पायर बिल्डिंग एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, जिसे सुनाई देता वैसा नहीं है। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स्ड हैं, इतने ही रिसोर्सेज हैं। अब लोग अपना नाम करना चाहते हैं किसी भी जगह पे, तो वो क्या करेंगे कि अगर उनके पास पावर है तो अपने जो सपोर्ट वाले पर्सन है उसकी तरफ ज्यादा रिसोर्सेज डायरेक्ट करेंगे, और फिर अपना नाम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो स्पेशल एफर्ट लेने की जरूरत है ताकि रिसोर्सेज है वो सही तरीके से सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, या जहां ज्यादा जरूरत है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि उससे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फायदा मिले। ऐसा ना हो कि जिस बंदे के पास अथॉरिटी है उसे ज्यादा फायदा मिले उससे, या उसकी इमेज ज्यादा अच्छी हो। मतलब अगर आपको एम्पायर बिल्ड करना है तो आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन लाना है तो जो लोगों का पर्सनल ईगो होता है और सेल्फ इंपॉर्टेंस होता है, उस चीज को समझते हुए उसे कंट्रोल करने के लिए आपको स्पेशल एफर्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है मुझे पता है। टीम एफर्ट, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई भी टीम एक डायरेक्शन में काम नहीं कर सकती, क्रॉस पर्पस वर्क हो जाएगा। मतलब काम सब करेंगे लेकिन उसका पर्पस कुछ और ही और होगा। कोई बंदा बोलेगा मैं शीट बना देता हूँ, किसी एक मैनेजर ने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को कि हमने एक्स मटेरियल अप्रैल से लेके मार्च में जितने खरीदा है वो हमें दे दो, और उसने आपको भेज दिया है फरवरी से लेके मार्च तक का, 2 महीने का भेजा जबकि 12 महीने का मांगा था। तो उसने काम करके दिया लेकिन जैसा चाहिए था वैसा नहीं करके दिया। तो क्रॉस पर्पस वर्क हो जाएगा, यूनि पर्पस काम चाहिए हमें, ताकि जो डायरेक्शन में काम चाहिए उसी डायरेक्शन में, उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में हमें काम चाहिए। इसके लिए टीम वर्क अगर आपको बिठाना है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सिंपल पॉइंट है लेकिन समझिए कि
छोटी छोटी चीजें जो होती हैं कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं पूरी हो सकती, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो टीम वर्क नहीं रहेगा, डुप्लीकेशन ऑफ काम होगा, और अगर आपको क्रॉस पर्पस वर्क को एलिमिनेट करना है तो भी आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो इकोनॉमिकल और इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। फिर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन लीड्स टू फोकस्ड आउटलुक, मतलब स्पेशलाइजेशन मतलब कोई एक स्पेशलिस्ट होता है जिसे एक ही पर्टिकुलर जॉब के बारे में अच्छे से पता रहता है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा होता है तो वो अपना ही काम अच्छी तरीके से करेगा, वो बाकी डिपार्टमेंट्स पे ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि वो तो उसी चीज का स्पेशलिस्ट है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अलग अलग स्पेशलिस्ट अपने अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। अली बाबा का एक स्टेटमेंट है, अली बाबा आपको पता है किसी जमाने में बहुत अमीर इंसान हुआ करता था, फिर उसने चाइनीज गवर्नमेंट से बगावत कर दी और उसे फिर जेल में डाल दिया गया। अभी बाहर आ चुका है, कुछ बोलता नहीं पब्लिकली, पहले बहुत अमीर हुआ करता था, पहले बहुत कुछ ज्ञान देता था, बहुत डर डर के रहता है। उसने बोला था कि जो स्मार्ट पीपल हैं उनका काम स्मार्ट चीजें करना नहीं है, स्मार्ट पीपल जो है उनका काम है इंटेलिजेंट पीपल को एक साथ बिठा के काम करवाना, ये उनका काम होता है, ठीक है। नाउ ह्यूमन नेचर, जनरली जो लोग हैं दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद द वर्क ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट और यूनिट्स और फेल्स एंड फेल टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। कई बार क्या होता है, लोग अपने काम में इतने प्री ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि दूसरे के काम को अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि उस पर ध्यान भी नहीं देते। और डेलिब्रेट एफर्ट इसीलिए जरूरत होता है कि कोऑर्डिनेशन सबके बीच में लगे रहे। ऐसा नहीं कि तू अपने में घुस जा, अपनी प्रॉब्लम में घुस जा, दूसरा क्या कर रहा है वो भी देखो, हो सकता है उसे कुछ जरूरत हो, और अगर उसने कोई चीज स्पेसिफिक आपसे मदद मांगी तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि गोल ये नहीं है कि आप आपका काम कर लो, गोल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का। कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स दोनों साथ में आती हैं और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। इससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का पूरा होता है वो भी मिनिमम वेस्टेज के साथ पूरा होता है। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है द रिलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उससे उनके रिलेशन अच्छे होते हैं। जो मिडिल लेवल है वो जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ बात करता है और उनका रिलेशन अच्छा होता है। जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहता है वो वर्कर और जो डेवलपर सेक्शन होता है उनके साथ काम करता है और उनका रिलेशन अच्छा होता है। सो कोऑर्डिनेशन से ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से और काम करने का लोगों का दिल करता है। कोऑर्डिनेशन एनकरेजेस टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, टीम स्पिरिट बढ़ती है। इससे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरीज हो जाती हैं किसी एंटरप्राइज में, डिपार्टमेंट में, स्टाफ में। आपको तो पता ही है, कई सारे ऑफिस होते हैं, छोटे छोटे ऑफिस, जिसमें लोगों में लड़ाई हो जाती है, फिर वो एक दूसरे से बात नहीं करते और बाकी लोगों को भी चुप बैठना पड़ता है, क्योंकि मैं इसे कहूंगा तो वो नाराज होगा, उसे कहूंगा तो वो नाराज होगा। होता है ऐसा कई सारे ऑफिस में, है ना। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और राइवलरीज होती हैं जिसमें इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट और स्टाफ के बीच में हो जाती है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल्स के बीच में हो गए, वो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में भी हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वर्क और ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से अरेंज करता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरीज है कम से कम रहे, टीम वर्क ज्यादा हो और कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरा हो, जिसकी वजह से टीम स्पिरिट बढ़े लोगों के अंदर, ठीक है। अब टेक्निक्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी वो देखा। अब कोऑर्डिनेशन बिठाने का कैसे, उसके तरीके हम देखेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, हमने देख लिया। अब कैसे कोऑर्डिनेशन लाना वो हम देखेंगे, ठीक है। क्लियरली डिफाइंड गोल्स, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन, हार्मोनाइज्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, मैनेजरियल हायरार्की, कमिटी, लेशन ऑफिसर्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, सो सबसे पहली बार क्लियरली डिफाइंड गोल। जो गोल ऑर्गेनाइजेशन का है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड रहना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को पता रहना चाहिए कि जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है और किस तरह से उस कॉमन गोल में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसे क्लियरली पता चल रहना चाहिए ये चीज, ठीक है, अगर आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए तो। फिर एस्टेब्लिशिंग स्ट्रक्चर, एक इफेक्टिव वर्क फ्लो बिगिन कब होता है, जब एक चेन ऑफ कमांड बहुत क्लियर रहती है कि मैं इसको रिपोर्ट करूंगा, अगर कोई होगा तो ये मुझे डांटेगा, मुझे इससे डांट पड़ेगी अगर मैंने काम नहीं करा तो, अगर मुझे कोई इशू आ रहा है तो मुझे इससे बात करनी है, अगर मुझे कोई इस चीज में टेक्निकल इशू आ रहा है तो मुझे इससे बात करनी है, अगर इससे कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ गलती कर रहा है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं उसको कंप्लेंट कर सकता हूँ। तो ये जो चेन ऑफ कमांड है ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए एक सबऑर्डिनेट के पास, और जो मैनेजर है उसे भी पता होना चाहिए कि अगर उससे कोई काम नहीं हो रहा तो उसे करना क्या है, उसे किसी एक्सपर्ट से पूछना है, उसे किससे पूछना है, उसे क्या करना है, या फिर अगर कोई इंसान खुद बॉस है तो जो उसका रोल पता होना चाहिए कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मुझे इसको फायर करके दूसरे को लाना पड़ेगा। तो जो चेन ऑफ कमांड है वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। जो जॉब रोल्स हैं, जो एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सबको क्लियरली पता होनी चाहिए कि किसको क्या करना है। इसीलिए एक आपको ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाना चाहिए जिसमें किस बंदे को किससे कांटेक्ट करना है, किस बंदे को किसको ऑर्डर देना है, किस बंदे को किससे ऑर्डर रिसीव करना है, ये चीज क्लियरली डिफाइंड रहनी चाहिए और ये लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए अच्छी तरीके से, अगर आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाना है तो। फिर कोऑपरेशन, हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो एक दूसरे को वॉलंटरी हेल्प करने के लिए विलिंग होता है, तब कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए कोऑपरेशन की फीलिंग होना,
कि मैं अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो मैं वो काम आपको करवा देता हूँ क्योंकि मुझे वो काम आता है। तो कोऑपरेशन की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, विल बी बैक। ओके ओके, सॉरी कॉल आ गया था। हम थे कोऑपरेशन पे। अगर एक विलिंगनेस होगी कोऑपरेशन की तो कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा। देन हार्मोनाइज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सो प्लानिंग, हम टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पे हैं। सो जब एक स्टैंडिंग प्लान, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स रहते हैं कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है और आपके पास एक प्लान रेडी रहता है, एक्शन किस सिचुएशन में क्या करना है, किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है, ये चीज़ आपके पास डिफाइंड रहती है और आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन लेते हैं। मतलब हर ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी तो आप सेम टाइप का एक्शन लेंगे। जब ऐसा होता है तो डिस्प्यूट नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, मतलब भेदभाव का फर्क नहीं होता कि ऐसा सबॉर्डिनेट्स को नहीं लगता है कि मैनेजर किसी के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि सबके लिए क्या करना है किस सिचुएशन में वो ऑलरेडी लेट डाउन है। इसीलिए इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं, गाइडलाइंस है कि किस सिचुएशन में क्या करना है और क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। इससे कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं होता है, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। नाउ मैनेजरियल हायरार्की, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो चेन ऑफ कमांड है वो सुप्रीम मैकेनिज्म है कोऑर्डिनेशन का। हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सुपीरियर जो होता है वो अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और जो अपनी एक्टिविटी को और सबॉर्डिनेट के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है अपनी अथॉरिटी के साथ। तो जो डिफाइंड मैनेजरियल हायरार्की है कि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा, इससे कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से बैठ जाता है। देन कमिटीज़ क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारी कमिटीज़ बनाती है, इंटरनेशनल कांग्रेस कई सारी कमिटीज़ बनाती है, कांग्रेस कमिटीज़ बनाती रह जाती है, उसको कोई रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जब उन्हें कोई काम करना होता है तो उसके लिए कमेटी बनाती है। कमेटी क्यों बनाती है? क्योंकि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं जिन जो आखिरकार एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं। उस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए और उन्हें सिंक्रोनाइज हार्मोनाइज करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में अलग अलग डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के लोगों को एक साथ बिठाया जाता है ताकि वो एक साथ बैठ के कंसेंसस के साथ अपने जो लोग हैं उन्हें रिप्रेजेंट भी करें और साथ में एक सभी के लिए बेनिफिशियल, जो सबके लिए शायद मोस्ट बेनिफिशियल ना हो लेकिन जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा कोई सोल्यूशन निकाल ले। देन लेजन ऑफिसर क्या होते हैं? ऐसे ऑफिसर रहते हैं जो स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, जिन्हें स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट नॉलेज रहता है कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए। अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग बिजनेस यूनिट्स के बीच में इन्हें बिठाया जाता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, जो प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बाय प्रमोटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इन एंटरप्राइज। जो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आप समझ लीजिए। अगर आप अच्छे से बात नहीं करेंगे, अगर आप सही तरीके से बात नहीं करेंगे, क्या कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है वो आपको नहीं पता होगा, या इसे आप धीरे धीरे सीखेंगे नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज द की ऑफ लाइफ। आप किस तरीके से किस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। देन डिफिकल्टीज इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं? अनक्लियर गोल्स, फॉल्टी और अनसुटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बैड कम्युनिकेशन सिस्टम, अनक्वेश्चनड अनस्किल्ड लेजन ऑफिसर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अनक्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सो अनक्लियर गोल्स, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होंगे और लोग उसे समझ नहीं पाएंगे कि उनका गोल असल में क्या है, तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा। फॉल्टी और अनसूटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉल्टी रहेगा, या ऐसा समझिए जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा वही स्मूथली फंक्शन कर सकता है। मतलब जहाँ पे हर एम्प्लॉय को पता रहेगा कि उसे किसको ऑर्डर देना है और किससे ऑर्डर लेना है, किसको कंप्लेंट करनी है। अगर इसने मुझे इससे ऑर्डर लेना है, मुझे इसको रिपोर्ट करना है, अगर इन दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो मुझे उससे बात करनी है। अगर मुझे इन तीनों की बात समझ में नहीं आ रही है या मेरे काम में कोई गलती होगी तो मुझे इससे पूछना है, ये स्पेशलिस्ट है। अगर इन चारों से कोई गलती हो रही है, जो ये लोग चारों फ्रॉड कर रहे हैं, तो मुझे अपर लेवल को करना है, कंप्लेंट करना है, वो किस तरह से करना है वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर अच्छी तरह से है और तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से काम करेगी। अगर नहीं है, लोग कंफ्यूज जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा। बेड कम्युनिकेशन सिस्टम, जिस तरह खून बॉडी के लिए ज़रूरी होता है उसी तरह अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। जहाँ पे अच्छी तरीके से बात नहीं होती, सिंपली कुछ मत करिए, आप अच्छी तरीके से बात कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जितनी बस आप अच्छी तरीके से सिंपली बात कर लीजिए, क्या सिस्टम है, क्या दिक्कत है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वरना सब धीरे धीरे बर्बाद हो ही रहा है। अनस्किल्ड लेजन ऑफिसर क्या होते हैं? वो टेक्निकल और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब एक ऑफिसर होता है, जो लेजन ऑफिसर हमने देखा अपॉइंट किया जाता है, वो उस पर एक्सपर्टीज नॉलेज रहता है। लेकिन अगर वही अनस्किल्ड है
तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसके लिए ठोक बजा के चेक कर लीजिए कि लेजन ऑफिसर जो आपने लगाया वो सही हो। अगर वो अच्छा नहीं लगा तो बैंड बज जाएगी। और कोऑर्डिनेशन की कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि साथ में काम कर रहे हैं। जब ये लोग ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में काम कर रहे हैं और जो लोग हैं उनकी आदत होती है कि वो फाइट करते हैं और रिफ्यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, तो कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक डिफिकल्टी है कोऑर्डिनेशन के बीच में। कोऑर्डिनेशन के लिए ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, अगर कोई फॉर्म है जो आईटी पे कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जैसे ज़्यादातर फॉर्म्स आजकल डिपेंड करती हैं, अगर बिजली चली गई, अगर इंटरनेट नहीं है, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देन रेजिस्टेंस टू चेंज, जो मार्केट सिचुएशन है वो हमेशा चेंज होती रहती है और फर्म को अडाप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस चेंज को अपोज करते हैं। वो चीज़ अपोज क्यों करते हैं वो हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। सो मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर अनक्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जब पॉलिसीज प्रोसीजर रूल जो हमने देखा हार्मोनाइज प्रोसीजर्स वो अगर सेट नहीं रहेंगी तो लोगों को लगेगा कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आपने दो लोगों ने सेम गलतियाँ करी, इसको आपने निकाल दिया, इसको आपने सिर्फ फाइन किया, इसको निकाल दिया, इसको नहीं निकाला, तो ऐसा होगा कि आप किसी के साथ पक्षपात कर रहे हैं, किसी का साइड ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन कोऑर्डिनेशन हो गया। फिर आ गया अपन कंट्रोल पे। कंट्रोल क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। जो पूरा मैनेजमेंट है वो इनकम्प्लीट है विदाउट प्रॉपर कंट्रोल। मतलब जो आपके अचीव्ड, अगर आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आपके प्लान रिजल्ट की इक्वल लाने हैं तो आपको कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा। कंट्रोल किसको करना पड़ता है, मैनेजमेंट को करना पड़ता है। ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो एज पर प्लान हो रही है नहीं। इससे एक और चीज़ इंश्योर होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं टुवर्ड्स द प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का प्रोसेस है जो डील करता है विद अचीविंग डिफाइंड गोल्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम टेबल। दिस कंप्राइज ऑफ 3 एलिमेंट। सबसे पहली बात आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे और फिर आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि इसमें जो गलती हुई उसे कैसे ठीक करूँ। जो स्टैंडर्ड है, एक्चुअल परफॉर्मेंस करा, दोनों कंपेयर करा, उससे अपने कोई डेविएशन मिला कि भाई स्टैंडर्ड 10 का था, एक्चुअल 8 ही हुआ, 2 यूनिट कम बने, वो क्यों कम बने, उसका रीजन फाइंड आउट करा और उसे ठीक कर दिया ताकि आगे वो गलती ना हो। डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है, लेकिन कून्स एंड ओडोनिल जो हमारे बहुत पूजनीय हैं, जो एमबीए में, सीएस में, इंजीनियरिंग में तो नहीं, फाइनेंस की सारी फील्ड्स में उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो इसमें से एक थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लगी, एक डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोलिंग इंप्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड करेक्शन ऑफ डेविएशंस टू assure attainment of objectives according to the plans। मीनिंग कंट्रोलिंग क्या होती है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जो आपने अकम्प्लिशमेंट करी उसकी मेजरमेंट को, उसका मेजरमेंट करिए अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, उसे मेजर करिए अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, मतलब उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करिए, और करेक्शन ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन दोनों में आएगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल अकम्प्लिशमेंट में, तो जो डेविएशन है उसे करेक्ट करिए टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिससे कि आपका अश्योरेंस हो जाए कि जो ऑब्जेक्टिव हो आपके अचीव हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। कितनी अच्छी डेफिनेशन दी। बाकी सब डेफिनेशन बहुत जनरल डेफिनेशन है, अच्छी नहीं है, यही डेफिनेशन पढ़िए, इसे ही याद करिए, बहुत अच्छी है ये डेफिनेशन। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कंट्रोल की। सबसे पहली बात, कंट्रोल इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, कंट्रोल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंट्रोल इज अ फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रोसेस, कंट्रोल इज फ्यूचर ओरिएंटेड, planning and controlling are closely related to each other. The essence of control is action. Now, control is a managerial process. Managerial process में क्या क्या होता है, planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो लास्ट स्टेप क्या है, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मैनेजरियल प्रोसेस। देन कंट्रोल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कहीं भी कंट्रोल खत्म नहीं होता है, कांस्टेंट एनालिसिस आपको करते रहना पड़ता है कि जो मैंने स्टैंडर्ड बनाए थे, जो पॉलिसीज प्रोसीजर अलग अलग लेवल पे लगाए थे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें हर लेवल पे उसे चेक करते रहना पड़ेगा ताकि हम करेक्टिव एक्शन लेते जा सकें। कंट्रोल इज अ फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रोसेस। कंट्रोल एक फ्लेक्सिबल और डायनामिक प्रोसेस होता है। किस तरह से, कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। मतलब ये फ्लेक्सिबल एंड रिजिड डायनामिक प्रोसेस होता है, ये एक फिक्स्ड और कांस्टेंट प्रोसेस नहीं होता है, मतलब ये एवर चेंजिंग होता है। इसके जो स्टैंडर्ड्स आपने बना दिए, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड बना के आपने छोड़ दिया, आपको उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा, आपके रिजल्ट्स को भी रिव्यू करना पड़ेगा, फिर करेक्टिव एक्शन को भी रिव्यू करना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन का जो मीन्स है उसे भी आपको कई बार चेंज कर देना पड़ेगा। मतलब ये एवर चेंजिंग है, फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है। कंट्रोल जो है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, मतलब जब आप कोई काम कर रहे हैं तो काम के बीच में आप कंट्रोल करते हैं, फ्यूचर और जो चीज़ खराब जा रही है उसे और खराब ना जाए उसे ठीक कर लूँ मैं, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड होता है ये। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए रहता है, प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर रहता है, जिससे कि वेस्टेज कम से कम हो, लॉसेस कम से कम हो, डेविएशन कम से कम हो। देन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। जब हम प्लान करते हैं, प्लान करा जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करा जाता है। फिर अगर उसमें कोई डेविएशन आई तो हमें पता चलता है कि जो हमारी प्लानिंग थी, और हमें पता चलता है कि जो हमने प्लानिंग करी थी वही थोड़ी सी गलत थी, तो उससे हमें प्लानिंग की गलतियाँ पता चलती हैं, उसकी डेफिशिएंसी पता चलती है, जिसकी वजह से हमारे एम चेंज करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, हमारा स्टाफ पैटर्न चेंज करते हैं, हम नई टेक्निक्स
डायरेक्शन की नई टेक्निक्स लेकर आते हैं। सो इसकी वजह से मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के पूरक एक तरीके से। द एसेंस ऑफ कंट्रोल इज एक्शन। हर चीज़ जो लाइफ में आप कर रहे हैं वो एक्शन की तरफ होनी चाहिए। ये चीज़ आप समझ लीजिए। जो चीज़ आपने पढ़ी उसको आपको अप्लाई करना है, जो चीज़ आपने सीखी आपको उसको अप्लाई करना है। अगर आपसे कोई गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, ये इस बात को समझ लीजिए। यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपने स्टैंडर्ड बनाया, एक्चुअल परफॉर्मेंस करी, फिर आपको कोई डेविएशन मिला तो वहाँ पे रुकना नहीं है। उस डेविएशन का कॉज आपको पता करना है। कॉज पता करके भी आप रुकना नहीं है, उस कॉज को ठीक करिए और इस तरह से ठीक करिए कि आगे कभी ये ना हो। सो दिस विल हेल्प यू टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मनी एंड एफर्ट्स। देन व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल प्रोसेस? क्या क्या स्टेप्स हैं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ standards, measuring the performance, comparing the performance with the standards, analyzing the deviations, taking corrective actions। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, फिर आप मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड्स, एनालाइज करेंगे डेविएशंस को और करेक्टिव एक्शंस आप लेंगे। सबसे पहली बात क्या है? स्टैंडर्ड बनाएंगे। पहली स्टेप है स्टैंडर्ड बनाने का, अगेंस्ट विच रिजल्ट को आप मेजर करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है उसे हम इस बेसिस पर जज करते हैं अबाउट द टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट्स। ये जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाए ये क्लियर होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए और अंडरस्टूड होने चाहिए बाय द कंसर्न पीपल। उन्हें समझ में आना चाहिए कि भाई क्या स्टैंडर्ड्स हैं। मेजरिंग द परफॉर्मेंस मतलब ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जो आप एक्चुअल काम करा आपने उसको आपको मेजर करना है। आपने कितने यूनिट्स एक फिक्स टाइम में बनाए, ये एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, क्लियर और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्वांटिटेटिव होना चाहिए, कई बार क्वांटिटेटिव होगा, कई बार क्वालिटेटिव होगा। जब क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता है तब क्वालिटेटिव होगा। कई बार क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटी, कई बार क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी देखी जाएगी, कई बार सिर्फ क्वालिटी देखी जाएगी। जैसे सर्विस इंडस्ट्री तो उसमें सिर्फ क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती है। कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, मीनिंग इन दिस स्टेप जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और कोई डेविएशन आता है और डेविएशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो कंपैरिजन है वो इजी होना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड आपने बनाया है वो क्वांटिटी टर्म्स में है और जो रिजल्ट आपका है वो भी क्वांटिटी टर्म्स में है। अगर आपने स्टैंडर्ड बनाया तो आपने क्वालिटी टर्म में बनाए होंगे, अगर क्वांटिटी टर्म में पॉसिबल नहीं है तो आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही, वो भी क्वालिटी टर्म्स में होंगे। तो दोनों का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसीलिए हम जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उन टर्म्स से बनाते हैं जिस टर्म में हम इन्हें कंपेयर कर सकें। तो अगर हमें कोई डिफेक्ट, हमारा इसका पॉइंट ये है कि आपको डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और ये इस तरीके से आपको कंट्रोल रिपोर्ट बनानी है कि आप एक पीरियड की कंट्रोल रिपोर्ट को दूसरे पीरियड से कंपेयर कर सके, एक सेक्शन की कंट्रोल रिपोर्ट को दूसरे सेक्शन से कंपेयर कर सकें। अगर आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते तो इस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। एनालाइजिंग द डेविएशन को एनालाइज करिए। सबसे पहली बात, अगर कोई डिफरेंस है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में तो उसे आइडेंटिफाई आपने कर लिया, उसे आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके रीजन को आपको आइडेंटिफाई करना है। और अगर वो जो डेविएशन है वो बियॉन्ड अ प्रिस्क्राइब लिमिट है, आपकी कितना टॉलरेंस लिमिट है उससे अगर ऊपर जा रहा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा मैनेजर को, उसको बोलना पड़ेगा इसे अर्जेंटली ठीक करिए। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जो लास्ट स्टेप है कंट्रोल प्रोसेस का वो है करेक्टिव एक्शन। जो आप, अगर आपका टारगेट डेविएशन रिपीट नहीं होना चाहिए और आपका टारगेट अचीव होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, आपके असाइनमेंट ऑफ टास्क, किसको आपने टास्क दिया है वो चेंज करेंगे, फिर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करेंगे नए टास्क के लिए, फिर इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन, किस तरीके से आप लोगों को डायरेक्ट करेंगे उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। इस तरह से करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। द नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, क्या क्या नीड और इंपॉर्टेंस है कंट्रोल का? बेसिस फॉर फ्यूचर एक्शन, कंट्रोल फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल facilitates decentralization, control helps in coordination, control system has positive impact on the employees, identification of managerial weakness and proper implementation of plans. So it is a basis for future action। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? the basis for future action, it gives correct picture। जो कंट्रोल है वो आपको करेक्ट पिक्चर दे देता है, मैनेजमेंट को बता देता है कि क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिए गए हैं और इन्हें किस तरह से अवॉइड, इनका रिपीटेशन इन मिस्टेक्स का नहीं होना चाहिए। कंट्रोल फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जो कंट्रोल सिस्टम है वो हमें बताता है कि किस तरह से राइट डिसीजन लेने हैं। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेविएशन आपको पता चल जाता है जिसकी वजह से अगली बार वो रिपीट ना हो, आप उस मिस्टेक को ही एलिमिनेट कर सके, तो डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन, इससे क्या होता है? जब कंट्रोल होता है तो आप लोगों से फीडबैक लेते हो, जब आप उनसे फीडबैक लेते हो लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है डिसीजंस एट द लोएस्ट लेवल। तो पॉलिसीज में तो फीडबैक आप लेते हो तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, लोग भी ट्रेन होते हैं जिससे आपका मैनेजमेंट और अच्छी तरीके से होता है, पॉलिसी और इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ता है। कंट्रोल हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, जब रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं विद इन द फिक्स्ड बाउंड्रीज और हर टाइम पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता रहता है मेंबर्स को, उसकी वजह से टुवर्ड्स द कॉमन गोल, तो लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा बेटर होता है। फिर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय को ये लगता है कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे देख रहा है, मुझे सुपरवाइज कर रहा है, मैं उसकी नज़र में हूँ, मुझे अपना गोल भी पूरा करना है, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है एम्प्लॉय में, वो मोटिवेटेड रहता है ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल वीकनेस, जब आप कंट्रोल प्रोसेस में स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को, उससे डेविएशन निकलता है, जब डेविएशन निकलता है तो उससे आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं। जब ऐसा होता है तो मैनेजमेंट में क्या वीकनेस थी वो आपको पता चलती है और फिर आप उसे ठीक कर देते हैं। तो
वो आइडेंटिफाई तो हो गई और उसे आपने ठीक भी कर दिया रेमेडियल एक्शन से। फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर प्लान्स, जो कंट्रोल सिस्टम है वो हमें दिखाता है क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी प्लानिंग में और दूसरे फंक्शंस में, जिससे हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है कि हमें किस जगह पे एफर्ट डालने हैं और किस तरीके से प्रॉपर प्लान्स को इंप्लीमेंट करना है, क्या हम गलती कर रहे थे। देन टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, ये हमने देखा किस तरह कंट्रोल इंपॉर्टेंट होते थे। अब हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल किस तरीके से बिठाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहली बात डायरेक्ट सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग, cost control, production control, inventory control, break even analysis, revenue, return on investment control, profit and loss control, computer and information control, special reports analysis, management audit and operational audits, management by objectives, PERT और and CPM techniques। वेरी वेरी सिंपल है ये, आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नाम से इतने नज़ारे देख के बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, सबसे पहला तरीका क्या है, जब आप इसे डायरेक्ट सुपरविजन या ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, मतलब जब आप क्वांटिटी टर्म्स में परफॉर्मेंस को नहीं मेजर कर सकते तो क्या करता है सुपरवाइजर, खुद जाके देखता है कि एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, उनकी क्या प्रॉब्लम है उसे समझ में आती है, काम कैसे होता है उसे समझ में आता है और वो उन्हें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा तरीका है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, मम्मी और पापा कई बार बैठ के सोचते हैं कि ये महीना हमें कितने पैसों में चलाना है। अच्छा मम्मी पापा ऐसा ही करते हैं, साथ में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं किस तरीके कितने खर्चे में ये हमारा मंथ चलने वाला है। जब ऐसा होता है तो जो वो प्रॉपर पैसा रखते हैं उसमें किस चीज़ में क्या करना है, कितना पैसा कहाँ जाएगा, किस चीज़ से क्या होगा, तो जो हम उस पूरी प्रोसेस उसे कहते हैं बजट बनाना। बजट क्या होता है, या प्लानिंग और कंट्रोलिंग डिवाइस है, ये टेक्निक है मैनेजरियल कंट्रोल की, ये फाइनेंशियल कंट्रोल का टेक्निक है। मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो इसी बजट के अंदर होनी चाहिए और इसके हिसाब से ही होनी चाहिए। सारी इनकम जितनी हमें आनी चाहिए वो आनी चाहिए, जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जो नई चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस होनी वो होनी चाहिए, कैपिटल रेवेन्यू होना चाहिए। तो जितनी भी बजटरी कंट्रोल है ये बजट कमेटी करती है, एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है और वो सही करती है। बजट कमेटी जैसे कि हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसी तरह से बजट कमेटी होती है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग और अगला पॉइंट कॉस्ट कंट्रोल में आपको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करने में मुश्किल होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है, ये वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर जॉब सेक्शन प्रोसेस का। मतलब एक पर्टिकुलर जॉब है, आपने किसी से लिया तो आपकी अकाउंटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपने उसको सही तरीके से सिस्टम में डालना चाहिए, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सही तरीके से होने चाहिए, ताकि जब उसको आपको अपोर्शन करना है, मतलब आपने 100 रुपये की सर्विस ली किसी कारपेंटर से पेंटिंग की, आपने बहुत सारी चीज़ों को उससे पेंट करवाया, लेकिन जब आपने उसमें से एक प्रोडक्ट किसी को बेचा, आपने बहुत सारी मूर्तियाँ उससे पेंट कराई और एक मूर्ति किसी को बेची, तो उस मूर्ति में से उस कारपेंटर की कॉस्ट कितनी थी, तो उसे अपोर्शन करने के लिए उस कारपेंटर को हमने कितने पैसे दिए, उस पेंटर को हमने कितने पैसे दिए, वो हमारे पास सही तरीके से लिखे होने चाहिए। तो वो जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये टेक्निक है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, हर एक्टिविटी की ये बहुत ज़रूरी होती है और ये मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग एक्टिविटीज़ में जब कॉस्ट अपोर्शन करी जाती है उनको। अब कॉस्ट कंट्रोल समझिए, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि आप पहले बात एक पर्टिकुलर आइटम पे कितनी कॉस्ट लगेगी उसका स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर उसमें जितनी एक्चुअल कॉस्ट लगी उसे असरटेन करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, आपको डेविएशन मिलता है तो आप उसका कॉस्ट पता करते हैं, उसका कॉस्ट पता चलता है तो फिर आप उसके लिए सूटेबल एक्शन लेते हैं ताकि अगली बार ऐसी गलती ना हो, या फिर आप ये प्लानिंग को ही चेंज कर देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, आप समझिए। देन प्रोडक्शन कंट्रोल किस बात से रिलेटेड होता है कि मटेरियल का इन आउट कैसे होगा, मटेरियल को प्लान डायरेक्ट कंट्रोल किस तरीके से करना है। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है कि हमें जो बनाना है उसके लिए जो हमें मटेरियल खरीदना पड़ेगा वो कहाँ से खरीदेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे, कितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे, किस क्वालिटी का खरीदेंगे, जो और अलग अलग स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं। अगर हमें 100 का सेल करना है, 100 यूनिट सेल करना है तो हमें कितने यूनिट्स बुला के रखने पड़ेंगे, कितना इनपुट आउटपुट रेशियो रहता है, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि जो लेबर और कैपिटल है उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, तो प्रोडक्शन कंट्रोल में हमने देखा कि कितना मटेरियल हमें नया लगने वाला है, और इन्वेंट्री कंट्रोल में हम देखेंगे कि जो मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है उसे हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। जो पार्ट्स, मशीन पार्ट्स अपने पास रखे हुए हैं, जो रॉ मटेरियल, परचेस पार्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। उसकी चोरी तो नहीं हो रही है, वो कहीं पड़े पड़े खराब तो नहीं हो रहा है, उसे यूज़ करा जब उसकी ज़रूरत है तब वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। समझिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो अगर मेरी सेलिंग प्राइस इतनी है तो मेरा कॉस्ट कितना होना चाहिए, अगर मेरी सेलिंग प्राइस इतनी है तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, या फिर अगर मेरी कॉस्ट इतनी है तो मैं इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर मैं इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूँ तो मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी, अगर मेरी इतनी सेल हो रही है तो मेरा कितना प्रॉफिट कितना कॉस्ट है। इस तरह की इन तीनों की रिलेशनशिप को हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका क्या मतलब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा वैल्यू ऑफ सेल रहता है जहाँ ऐसा प्रॉफिट, ऐसा वैल्यू ऑफ रेवेन्यू रहता है, टोटल प्रॉफिट, टोटल पैसा कितना हमारे पास है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, सेल वैल्यू, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो जो सेल वैल्यू है, ये ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा सेल वैल्यू रहता है जहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है गुड को बनाने के लिए इज इक्वल टू
द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सारी कॉस्ट कवर हो जाती है इस पॉइंट पे। मतलब इतना अगर मैंने सेल करा, मतलब अगर मुझे 100 रुपये लगे किसी चीज़ को बनाने के लिए और मैंने बेचा 100 रुपये में, तो मेरे को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन अगर मैं इसको 110 में बेचूंगा तो 10 रुपये मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे 90 में बेचूंगा तो मुझे 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो मुझे कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट 100 रुपये में तो इसे बेचना ही बेचना है, ये इसके लिए होता है। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर मैंने 100 रुपये लगाया तो मुझे उस पर कितना इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न आया। तो इसे दो तरीके से मेजर करा जाता है, इन यूनिट्स एंड इन परसेंटेज। अगर मैंने 200 रुपये लगाए, 200 यूनिट्स का रॉ मटेरियल खरीदा, तो मेरे को फिनिश गुड्स कितने मिले, तो वो पर यूनिट हो गया। और अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया, उसमें मुझे 10% उसमें इंटरेस्ट आया, तो मेरा 10% रेवेन्यू हुआ, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ वो। लेकिन अगर मैं वही पैसा कहीं और लगा देता और वहाँ मुझे 20% रिटर्न आता, तो वो सक्सेसफुल है या फेलियर है, वो डिटरमिन करने के लिए रिटर्न इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल, प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल को सिंपली समझिए कि क्या होता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है जहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है जिसमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, एक ब्रांच है जिसमें 50 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन दोनों आपस में एवरेज आउट होकर आपको पता चल रहा है कि टोटल बिजनेस में सब ब्रांच को मिला के 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आप खुश हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ब्रांच में जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और एक ब्रांच है जिसमें एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट हो रहा है। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको इन ब्रांच का अलग अलग अकाउंटिंग देखना चाहिए और सबको अलग अलग तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल में हर एक ब्रांच के प्रॉफिट, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अलग तरीके से बजट करते हैं, अलग अलग बजट करते हैं और उन्हें अलग तरीके से मैनेज करते हैं। उनका स्टैंडर्ड बनाते हैं, उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ताकि हर ब्रांच सही तरीके से काम करे और एवरेज लेवल पे काम करे। कोई ना ज़्यादा ऊपर जाए, कोई ना ज़्यादा नीचे। ज़्यादा ऊपर जाना भी गलत होता है। कंप्यूटर्स एंड इन्फॉर्मेशन कंट्रोल्स वो क्या होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमें इंश्योर करते हैं कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकें इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंश्योर करते हैं। तो हमारा जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कंट्रोल है, हमारा सही बैकअप होना चाहिए, हमारा पासवर्ड सही तरीके से होना चाहिए, कोई हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। इस कंट्रोल को देखना कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन कंट्रोल कहलाता है। स्पेशल रिपोर्ट एनालिसिस, स्पेशल रिपोर्ट्स और एनालिसिस क्या होता है, एक्सपर्ट एनालिस्ट होते हैं जो मैनेजमेंट के ड्रॉबैक्स बताते हैं। मैनेजमेंट के मैनेजमेंट को हम स्पेशल रिपोर्ट्स एनालिसिस कहते हैं। देन मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ये कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर। कई बार स्टैट्यूटरी ऑडिटर बाहर वाला भी लगा लेते हैं, जो कंप्लायंस के लिए जरूरी है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कभी फर्म्स अपने खुद के लगा लेते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। तो जो मैनेजमेंट के काम को रिव्यू करता है उसे कहते हैं ऑडिटर। वो हम जैसे लोग करते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्यार से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस को, बोथ ऑपरेशनल और मैनेजमेंट एक्टिविटीज किस तरह से चल रही हैं, उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें देखते हैं और करेक्टिव मेजर्स बताते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये कहीं पढ़ा लगता है, लास्ट चैप्टर में हमने इसे पढ़ा है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट साथ में मिलकर काम करते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं और साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, साथ मिलकर एक्शन लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल की उतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एज्यूम करा जाता है कि एम्प्लॉय खुद पे सेल्फ कंट्रोल लगा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें सुपरवाइज करने की जरूरत होती है। लास्ट चीज है PERT एंड CPM टेक्निक्स। आप इस बात को क्लियरली समझ लीजिए, आप इससे कंफ्यूज होंगे। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कोई ब्रिज बनाना है, कोई एयरक्राफ्ट बनाना है, कोई रेलवे स्टेशन बनाना है, जिसमें बहुत टाइम और बहुत पैसा लगने वाला है, तो उसके लिए टेक्निक्स होती हैं। PERT प्रोग्राम क्या होता है, PERT प्रोग्राम क्या होता है, सॉरी बग था, मेरे ऑफिस में नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह पे हूँ। छोड़ो। तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, एंड CPM इज द क्रिटिकल पाथ मेथड। तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स क्या होती हैं, कि जो प्रोजेक्ट रहता है आप कंप्यूट करते हैं कि कितना टोटल एक्सपेक्टेड टाइम है नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, कितना टोटल एक्सपेक्टेड टाइम है किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और क्या बॉटलनेक एक्टिविटीज हैं जिनका एक क्रिटिकल इफेक्ट होता है फॉर द टुवर्ड्स द कंप्लीशन डेट। एक पेज बचा है टू कम तो कितना टोटल एक्सपेक्टेड टाइम है एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और क्या क्या बॉटलनेक एक्टिविटीज है। बॉटलनेक एक्टिविटीज क्या होती है, बॉटल कैसी होती है ना, तो पहले तो बॉटल नॉर्मल रहती है, फिर उसकी एक नेक रहती है। बॉटलनेक क्या होती है, बहुत छोटी जगह रहती है, वहाँ पे कोई भी चीज़ फंस सकती है, मतलब अगर ये काम अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, ये क्रिटिकल इफेक्ट देती है। तो इन क्रिटिकल इफेक्ट को अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है, इनका प्रोजेक्ट अलग से बनाया जाता है, इनकी प्लानिंग करी जाती है, इसे क्रिटिकल पाथ मेथड कहा जाता है। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है उन पर अलग से ध्यान दीजिए कि वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। तो जो पूरा काम है उसे आप छोटे छोटे जॉब्स में बांट देते हैं, और फिर उस छोटे छोटे सब पार्ट जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनका अलग से मैनेजमेंट करते हैं। इन छोटे छोटे पार्ट्स का मैनेजमेंट करते हैं ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो ज़्यादा ना लगे और जो ओवरऑल टाइम है वो ज़्यादा ना लगे। ठीक है, ये इसका एग्जांपल क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर और शिप बिल्डिंग। ठीक है, दिस वाज इट, थैंक यू।